नमस्कार स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे आरओ के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोगों ने शुरू किया था जनरल साइंस, और जनरल साइंस में फिजिक्स टॉपिक अभी हमने शुरू किया है। तो इसमें 4-5 केवल चैप्टर हैं फिजिक्स के। अगर आपने सही से कर लिया और तो आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होगा, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, और चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो। तो इसमें हम लोग जो प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं वो ना केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बल्कि कॉन्सेप्ट को सीखते हुए यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो केवल क्वेश्चन का आंसर बता देने से कोई भला नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन रिपीट हो। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर ऑप्शन चेंज करता है तो भी आप कर लोगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू किया है ये लाइट का चैप्टर है। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाइट, प्रकाश, इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। अब इसका आंसर अगर आप रट लो तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। तो जो सोलर रेडिएशन होता है उसका रेंज क्या होता है, तो रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन, ये अगर आपने समझ लिया तो आप इसे आसानी से समझ लोगे। रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन, तो धैर्य से इसको पढ़िएगा और आंसर के चक्कर में मत पड़िए, कॉन्सेप्ट समझिए, आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हिंदी में कहेंगे सौर विकिरण का परास। सौर विकिरण का परास, इसलिए लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा और लगभग 3 क्लास इसके हम लेंगे लाइट के, और 3 क्लास में हम आपको परफेक्ट कर देंगे। का परास ये होता है 100 नैनोमीटर से 10⁶ नैनोमीटर। बहुत ध्यान से समझिएगा, 100 नैनोमीटर से ये कितना होता है कि रेंज 10⁶ नैनोमीटर, 10⁶ नैनोमीटर तक, ठीक है। अब इसके 3 पार्ट आप कर दीजिए। यहां पर आप देखिएगा, एक पार्ट इसका हम लेंगे 100 से लेकर 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, और एक ले लिया हमने यहाँ 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये देखिए इसके 3 हो गए हैं। देखो, एक हो गया 100 से 400, और एक हो गया 400 से 700, और एक हो गया 700 से 10⁶ नैनोमीटर। 3 मिल गए, तो 3 यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये जो रेंज होती है, रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन 100 नैनोमीटर से 10⁶ नैनोमीटर तक होती है। तो जो 100 से लेकर 400 तक जो रेंज होती है, ध्यान से समझना, जो 100 से लेकर 400 तक की रेंज होती है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की होती है। किसकी होती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। और 400 से 700 की जो रेंज होती है, इसको बोलते हैं विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। क्या बोलते हैं? विजिबल, यानी इसको बोलेंगे दृश्य प्रकाश। विजिबल लाइट का रेंज ये होता है 400 से 700, और 700 से 10⁶ नैनोमीटर तक की जो रेंज होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन की होती है। किसकी होती है? इंफ्रारेड रेडिएशन। इसको हिंदी में कहते हैं अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण। तो क्या होगा? परावैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश और अवरक्त विकिरण। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? परास इसमें पूछी है, तो ये कितने से कितने तक होती है, ये यहाँ पर बात कही गई है। तो सौर विकिरण में किस मतलब कौन सा परास दिखता है? तो कौन सा दिखेगा? जो विजिबल होगा, तो दृश्य प्रकाश दिखेगा, बाकी नहीं दिखेंगे हमें। तो विजिबल का रेंज कितना होता है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? जहां 400 से लेकर 700 नैनोमीटर दिया होगा वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका सी हो गया। और अगर ये अल्ट्रावायलेट का पूछता तो अल्ट्रावायलेट का हो जाता ये वाला, ठीक है। और अगर इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड वाला इसमें दिया नहीं हालांकि, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका आपको नोट्स बनाते चलना है।
तो आप अगर इसका नोट्स बनाते हुए क्लास को अटेंड करोगे तो आज वाले लेक्चर में हमने 21 चुनिंदा क्वेश्चन रखे हैं और इन 21 चुनिंदा क्वेश्चन के माध्यम से लाइट के हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और कॉन्सेप्ट पढ़ के हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो इसलिए क्लास थोड़ा लंबा होगा, आंसर अकेले लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो जो प्रकाश का रेडिएशन होता है, लाइट रेडिएशन, उसका ड्यूल नेचर होता है। कैसा होता है? ड्यूल। ठीक है, तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। ठीक है, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इसमें प्रकाश में दो नेचर पाए जाते हैं। एक पाया जाता है तरंग का नेचर, वेव के नेचर में भी होता है, यानी प्रकाश वेव के फॉर्म में भी चलता है और प्रकाश फोटोन के फॉर्म में भी चलता है। फोटोन यानी जिसको हम क्या कहते हैं? कण, फोटोन। तो दो रूप में प्रकाश चलता है। तो प्रकाश कुछ प्रॉपर्टी, प्रकाश के जो कुछ गुण होते हैं वो उसके फोटोन से डिसाइड होते हैं और कुछ प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टी तरंगों से डिसाइड होते हैं। तो प्रकाश का डबल नेचर होता है। तो आंसर क्या होगा? तरंग एवं कण किसी के भी समान ये नहीं है, ये नहीं लिखा है, ये वाला होगा तरंग एवं कण दोनों के समान। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट इसको बोलते हैं। तो ये डी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर होगा। ओके, ठीक है, क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही वाला कथन यहां पर हमें देखना है। अब 1 मिनट इसका मैं चलिए, तो देखो, प्रकाश का वेग अधिक होता है। क्या लिखा है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। 3 स्टेटमेंट दिए और हमें कौन सा पकड़ना है? सही वाला पकड़ना है। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो देखो, रॉकेट प्रकाश के वेग से ज्यादा चल नहीं सकता है ना, ये तो छोड़ दो, ये दोनों छोड़ दो। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो साउंड का वेलोसिटी होता है, शून्य उसकी जो साउंड यानी ध्वनि की गति निर्वात में, यहां पर मैं समझा देता हूं। ध्वनि की गति यानी चाल कहां पर? निर्वात यानी वैक्यूम में, निर्वात में। ठीक है, ये होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये तो साउंड की होती है। अब हम लाइट की बात करें, लाइट की गति यानी वेग, गति, तो इसका हम निर्वात में अगर देखें, वैक्यूम में। जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइट की गति कितनी है, लाइट का वेग कितना है, साउंड का वेग कितना है, तो अंडरस्टूड है कि वो निर्वात में ही हम देखते हैं। तो निर्वात यानी वैक्यूम, जहां पर कोई मीडियम नहीं है, तो वहां पर इसकी गति कितनी होती है? तो ये बात आपको याद रखना है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आप देखो, यहां पर आप देखो ध्यान से, क्या ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम, ये 332 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रकाश की गति ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा होगा? प्रकाश का वेग अधिक होता है। लिखा ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। जी नहीं, ये गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, देख रहे हो। अब यहाँ पर अगर कोई मीडियम ले तो ये थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आंसर तो आपको पता चल गया, ए होगा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग जल में प्रकाश की गति देखें, जल में, तो जल एक माध्यम है, लिक्विड है। ठीक है, तो ये होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और अगर हम इसकी कांच में देखें, कांच में, तो कांच में थोड़ी और कम हो जाएगी, होगी 2.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपने देखा, निर्वात तो कोई माध्यम है नहीं। ठीक है, और जल यानी ये क्या है? द्रव है एक प्रकार से, और कांच क्या है? ठोस है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी बनाए कि प्रकाश की चाल निर्वात, द्रव और ठोस किसमें सबसे ज्यादा होगी, तो निर्वात में होगी। सबसे कम किसमें होगी? ठोस में होगी।
तो इसको आप इस तरीके से लिख लो, निर्वात में सबसे ज्यादा, फिर द्रव में उससे कम, और फिर ठोस में उससे कम। अगर बीच में गैस भी हो तब ये आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात, ठीक है, फिर गैस, फिर द्रव, और फिर ठोस। तो ये प्रकाश की गति का घटता हुआ क्रम है ना। ये स्पीड इसकी जो है, प्रकाश की स्पीड का ये घटता क्रम है, ये घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन अब स्पीड को लेकर पूछेगा तो ये कभी गलत नहीं होगा, क्लियर। तो इसका आप नोट्स बनाते जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछता कैसे है हमारा, मतलब यूपी पीसीएस, मतलब पीसीएस का एग्जाम हो, या आईएएस का एग्जाम हो, या हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आरओ और एआरओ का एग्जाम कराया जाता है। तो यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इनके क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं, और आईएएस के थोड़े अलग होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप इसे बड़े आसानी से सही कर लोगे। तो हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ आंसर निकालना। आंसर अगर आप रटोगे तो बात नहीं बनेगी। मान लो उसने विकल्प बदल दिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम सॉलिड में होती है। तो सॉलिड यहाँ पर क्या है, कांच है, तो आपको पता चल गया। तो वो अगर कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो मिनिमम कहाँ होगी, कांच में। और कांच में होती है कि अभी आपको बताई 2.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ये। और इससे सबसे ज्यादा कहाँ होगी, निर्वात में, ठीक है। फिर कहाँ होगी, वायु में। फिर कहाँ होगी, जल में। सबसे कम कहाँ होगी, अभी आपको नहीं बताया, देखो यही तो बताया था, निर्वात में सबसे ज्यादा, फिर वायु में, ठीक है, फिर जल यानी द्रव में, और फिर कांच में। तो सबसे कम कहाँ हुई, मिनिमम पूछिए ना, तो मिनिमम सब कहाँ पर हो रही है, कांच में। तो जैसे जैसे माध्यम का डेंसिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है, कांच सबसे ज्यादा डेंस होगी, जल थोड़ा कम डेंस होगा, सघन होगा, वायु और कम सघन होगी, निर्वात में तो कोई सघनता है ही नहीं। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है, एक आपको और पता चल गया कि जैसे जैसे डेंसिटी यानी माध्यम का घनत्व बढ़ता जाएगा तो उसकी स्पीड लाइट की क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। यानी घनत्व और स्पीड में उल्टा संबंध है, घनत्व बढ़ेगा, स्पीड घटेगी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर वो वेरिएबल जो प्रभावित होते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अभी हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लो कि ये माध्यम है जल, यानी ये है द्रव, और इस लाइन के ऊपर ये है गैस, ये है वायु, ठीक है, वायु। तो अगर प्रकाश द्रव से जाएगा और वायु में जाएगा तो ये अपने थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। तो अपवर्तन, तो देखो अपवर्तन क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको यहीं पर समझा देते हैं, ठीक है। तो देखो ये, सॉरी, अगर ये एक मिनट, इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको रब करता हूँ। तो जैसे ये द्रव, ये वाला माध्यम द्रव, ठीक है। तो प्रकाश की किरण यहां से गई ऐसे, और इधर थोड़ा सा विचलित हो गई, सीधे नहीं गई। तो इसका हम अविलंब पहले बना लें, अविलंब। यहाँ पर आप लंबवत एक रेखा खींच दी, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल यानी अविलंब। तो जैसे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने अविलंब से थोड़ा सा वो दूर हट जाती है, या मतलब विचलित हो जाती है। तो अगर सघन माध्यम, डेंसर मीडियम, ये सघन है, द्रव सघन होता है ना, और वायु कैसा होता है, विरल होता है, डेंसर से रेयर में जाएगी, तो ये अविलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी, तिरछी हो जाएगी। इस घटना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन।
ये बड़ा काम का है, अभी इसको और डिटेल में सीखेंगे। यहीं से आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी समझोगे, फिर यहीं से आप समझोगे कि मृग मरीचिका कैसे बनती है, डायमंड क्यों ज्यादा चमकता है, इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर काम करती है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर समझने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो ये अपवर्तन की घटना होती है। क्या होती है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, यानी अविलंब से या तो दूर हट जाएगी या तो उसके पास चली जाएगी। ठीक है, अगर सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो दूर हो जाएगी, और अगर विरल से सघन में जाए तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। ये अविलंब से थोड़ा दूर हट गई है ना, इधर को हट गई, तो इसे ही कहते हैं, इस घटना को कहते हैं रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का अपवर्तन। और अपवर्तन का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है हमारे लोक सेवा आयोग के एग्जाम में। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो देखो, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश पहुंचता है तो जानते हो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, यानी क्या नहीं चेंज होती है? आवृत्ति चेंज नहीं होती है। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बात आपको याद रखनी है, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो इससे पूछा क्या है, कौन से वेरिएबल प्रभावित होंगे? तो आवृत्ति तो बदल जाएगी, तो आवृत्ति जिसमें ऑप्शन होगा वो आंसर नहीं होगा, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो बचा क्या? डी। इसका मतलब है कि आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती, आवृत्ति नहीं बदलती। और इससे पूछा क्या, कौन प्रभावित होते हैं? तो प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर, मतलब एक माध्यम से, वायु एक माध्यम हो गया और कांच इसका अदर मीडियम हो गया, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम जब जाएगी प्रकाश की किरण, प्रकाश की तरंगे, तो क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगी, बाकी चीजें बदल जाएंगी। तो पूछा कि कौन सा वेरिएबल प्रभावित होता है? तो आवृत्ति प्रभावित नहीं होगी, तो जहां जहां आवृत्ति उसको काट दो, ये आंसर होगा नहीं। तो क्या आ गया आंसर? तरंग दैर्घ्य और वेग, आंसर हो गया डी। तो कॉन्सेप्ट को आप समझिए। ठीक है, चलो अब देखो, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा संपादित होती है? तो फोटोसिंथेसिस अगर आपने समझा है तो आप इसे बड़े आसानी से कर लोगे। तो देखो, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ध्यान समझना, भोजन बनाते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किससे? प्रकाश संश्लेषण। और भोजन बना के ये मतलब भोजन में क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है? ठीक है, तो ये इनको चाहिए वहां पर CO2, ठीक है, CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और इन्हें चाहिए पानी फोटोसिंथेसिस के लिए। और क्या चाहिए इनको? प्रकाश ऊर्जा चाहिए, लाइट, प्रकाश ऊर्जा चाहिए। अब वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, दोनों चलेगा, लेकिन नेचुरल में ज्यादा अच्छे से होता है। प्रकाश ऊर्जा चाहिए, और साथ ही साथ क्या चाहिए? साथ ही साथ इनको चाहिए एक चीज, क्लोरोफिल, यानी पर्णहरित, क्या बोलते हैं इसको? पर्णहरित, क्लोरोफिल भी चाहिए, पर्णहरित ये चाहिए। ठीक है, तो ये हमने अलग से अलग दी, इतनी चीजें चाहिए। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल वाटर के। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में, C6H12 और O6 इसमें बदल जाता है, और ये 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के देता है। ठीक है, और क्या बनता है? 6 वाटर के मॉलिक्यूल बचते हैं, और प्लस क्लोरोफिल बना ही रहता है। तो ये बन गया क्या? ग्लूकोज। क्या बन गया? ग्लूकोज। ठीक है, और यही पौधों का भोजन है, यही स्टोर कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, इसी से उनको एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब है कि जो प्रकाश ऊर्जा थी वो किसमें बदल गई? इस भोजन की ऊर्जा में, मतलब। और ये जो ऊर्जा है इसको कहते हैं केमिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर
प्रकाश किसमें बदल जाता है? प्रकाश चेंज होता है किसमें? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में। अब आप कहेंगे रासायनिक ऊर्जा कैसे सर? अरे ग्लूकोज क्या है? एक ये कार्बोहाइड्रेट है, केमिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। तो प्रकाश किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा बनती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, समझ लिया आपने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखो, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसको तो आप याद कर लो, ये ज्यादा सही है, नियॉन। कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। अब हम यहाँ पर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपने यहाँ सीख लिया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सही हो जाएंगे। तो अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो हम सिखाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए लेक्चर को लेकिन आप धैर्य के साथ देखिएगा पूरा, तो आप बहुत ही इंजॉय करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए फिर सीखते हैं, कोई देरी नहीं यहाँ पर। तो समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, और इसमें आपको आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कई प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहली बात यहाँ पर आप देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है, ठीक है, कंडीशन में बता देता हूं पहले। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होंगी, इसकी शर्तें, दशाएं क्या होंगी, इन स्थितियों में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो इसकी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, विरल माध्यम में जानी चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इसमें आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण से अधिक हो, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब ये दोनों कंडीशन होंगी तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। आप कहेंगे सर ये आपतन कोण क्या है, ये क्रिटिकल एंगल क्या है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है, ये भी तो क्लियर करना पड़ेगा। तो इसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो अगर आप तैयार हैं इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए तो मैं सिखा दूं, अदरवाइज अगर आपको पूरा पढ़ना है डिटेल में तो आप हमारे रविन एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और अपने एंड्रॉयड फोन पर इसको डाउनलोड कर लीजिए और लॉगिन कर लीजिए अपने नंबर, और वहां पर आपको जीएस के हर टॉपिक की, जीएस के प्रत्येक टॉपिक के डिटेल में लेक्चर उपलब्ध हैं। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक के, उसको आप वहां कॉन्सेप्ट को समझिए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए, खैर फिर भी हम यहाँ पर आपको कुछ समझाएंगे। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन का जवाब यही मिल गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, कहां से जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। कहां जाएगा, सघन से कहां जाएगा, विरल में, पहली कंडीशन। तो ये क्वेश्चन तो आंसर यही से मिल गया। अब इसमें सघन कौन है, विरल कौन है। ठीक है, सघन कौन है, विरल। देखिए हीरा ज्यादा डेंस होता है कांच से, तो हीरा हो गया सघन, कांच हो गया विरल। वायु से जल में, तो वायु तो विरल है, जल सघन, ये नहीं होगा।
ठीक है। जल से कांच में, जल विरल है, कांच सघन है, भी नहीं होगा। वायु से कांच में, यानी वायु विरल है और कांच सघन है, तो ये नहीं होगा। यानी हीरे से कांच में जब प्रकाश जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर बात? तो आंसर तो इसका मिल गया, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन नंबर पहली ये क्वेश्चन के रूप में पूछ ली गई। ठीक है, लेकिन दोनों कंडीशन को हम कैसे समझेंगे? तो अगर आप समझने के लिए तैयार हैं तो हम समझाने के लिए तैयार हैं, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए लेकर चलते हैं हम आपको एक प्लेन पेज पर और समझेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप क्लास को अगर पूरा देख लेंगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट जबरदस्त हो जाएगा और आप आंसर वहां पर बड़े आराम से दे पाएंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहां पर क्या किया, ऐसे हमने बनाया और यहां पर हमने लिया कोई सघन माध्यम, सघन माध्यम, और यहां पर लिया विरल माध्यम। इस लाइन के ऊपर विरल यानी रेयर मीडियम, विरल माध्यम। अगर हम इसको वायु मान लें और इस वाले को जल मान लें, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अब हम यहाँ पर लाइट डालें, ठीक है, तो इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लाइट डाली और लाइट यहाँ मान लो स्रोत है, ये लाइट का स्रोत है, ये सोर्स है, तो यहाँ से किरणें ऐसे चली, यहाँ पर पहुंची। ठीक है, सीधी नहीं आनी चाहिए, 90 डिग्री पर नहीं आनी चाहिए। 90 डिग्री पर आएगी मतलब जाएगी तो सीधे लौट आएगी, उसमें नहीं होगा। ठीक है, ये किरण आई, ठीक है, और इसका हम एक अविलंब खींच लेते हैं। प्रकाश के कुछ नियम है, तो इसका हम ये नॉर्मल यानी इसमें खड़ी रेखा खींचेंगे, इसको कहेंगे अभिलंब। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। अब आप देखो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो अपने मार्ग से थोड़ा सा वो उसमें विक्षेपण पैदा होता है, वो दूर हट जाएगी या पास चली जाएगी। तो दूर कब हटेगी? जब सघन माध्यम से विरल में जाएगी, तो अविलंब से थोड़ा वो ऐसे हो जाएगी। ये देखो तिरछी हो गई ना, यहाँ पर तिरछी हो गई, ये इधर निकल गई, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रिफ्रैक्शन। इस घटना को क्या कहोगे? अपवर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन की डेफिनेशन क्या हो गई? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो वो अविलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी या उसके नजदीक झुक जाएगी। ठीक है, तो इसी घटना कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, अब अपवर्तन से भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्योंकि आज वाले लेक्चर में हमने अपवर्तन से क्वेश्चन नहीं डाले हैं, तो अपवर्तन का क्या एप्लीकेशन है, इसके क्या अनुप्रयोग है हमारे दैनिक जीवन में, इसको भी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन हमारे टीचर्स में यहीं से बनेंगे, इसके एप्लीकेशन से। साइंस नहीं पूछेगा, साइंस का जो अप्लाइड फॉर्म है वो पूछेगा। तो ये हो गई। अब ये जो एंगल आया, ये वाला एंगल बन रहा है अविलंब और किरण के बीच में, इसको कहेंगे आई, इसको कहेंगे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलेंगे आर। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, इसको क्या बोलोगे? अपवर्तित किरण। और ये वाली आपतित किरण हो गई, एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, आपतित ये किरण हो गई और ये आपतन कोण हो गया। अब देखो, इसको अगर हम यहां पर देखें, इस जगह पर देखें, ये मान लो पोजीशन ए थी, हमने इसको यहां देखा, तो यहां से ये किरण चली और यहां पहुंची। ठीक है, और फिर वही अविलंब यहां आप खींच लेंगे, यहां पर हमने अविलंब खींच दिया, थोड़ी सी जगह चेंज कर दी, तो ये रेज आई यहां पर। अब देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा ज्यादा हो गया, ये यहां पर थोड़ा सा बड़ा एंगल हो, यहाँ छोटा है, ये बड़ा हो गया, यानी बी पोजीशन पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ज्यादा हो जाएगा। तो जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा ये
क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, मतलब ये उतनी ज्यादा ये एंगल हो जाएगा, तो ये इसके पैरेलल चली गई, ये और इधर दूर हट गई, ये और दूर चली गई ना, तो ये यहां पर कितना डिग्री कोण बना लिया, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री कोण बना लिया इसने। ठीक है, आपतित किरण, ये थी आपतित किरण, सॉरी परावर्तित, ठीक है, इसमें क्या बोलोगे, परावर्तित किरण, ठीक है। अरे यार तो मैं, ठीक है, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित हो गई ना अपवर्तन के बाद। अब आप देखो, जब ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, आईसी बोलेंगे। समझ आया कुछ? जब ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन कोण जब 90 डिग्री होगा तो आपतन कोण कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। आगे समझ में आया? तो ये क्या हो गया, क्रांतिक कोण, ये क्या हो गया, क्रांतिक कोण, ठीक है। तो अभी यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, और अब यहां पर समझने वाले, अब हम यहां पर आते हैं, बिंदु सी पर लेते हैं, और बिंदु सी पर हम यहां पर अभिलंब खींच लेते हैं, नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर यहां पर हमने खींच लिया, ठीक है। अब यही जो स्रोत है, यहां से प्रकाश की किरण चलती है, ये आती है, और ये, अब देखो ये वाला एंगल आपतन कोण और ज्यादा हो जाएगा, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। यहां जो आई है आपतन कोण, वो ग्रेटर देन हो गया आई सी से, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, ठीक है। और तो ये और ज्यादा हो जाएगा, अभी यहां था, ये किरण अब यहां लौट आएगी, ठीक है, यहां लौट आएगी। तो जितना ये आई है, तो ये यहां टकराया, तो ये जो हमारा प्रकाश की किरण थी, सघन माध्यम में चली और सघन माध्यम में वापस लौट आई, बिल्कुल भी बाहर नहीं गई, बाहर अब ये बिल्कुल भी नहीं गई, यानी जितनी एनर्जी यहां टकराई वो टोटल लौट के फिर वहीं आ गई। तो ये इस माध्यम के अंदर से ही इसमें क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। अब इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन। क्या हो गया, टकरा के वापस लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन। तो जितनी टकराई, मान लो ये 100% ऊर्जा के साथ टकराई, तो 100% ऊर्जा के साथ ये लौट आई, यानी यहां पर ऊर्जा का कोई लॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके दूसरे माध्यम में ये प्रकाश बिल्कुल नहीं गया, टोटल लौट आया। इसको क्या कहोगे, टोटल रिफ्लेक्शन हुआ, और इसके अंदर से ही रिफ्लेक्शन हो गया, तो क्या बोलोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये बात आपको यहां ध्यान ये रखनी है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जहां पर होगा, यानी 100% एनर्जी यहां आई और 100% लौट गई, तो ये जगह जहां से लौटेगी ये बहुत ज्यादा चमकेगी। तो यहां पर क्या होगा, एक्स्ट्रा चमक होगी, यहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चमकीली दिखेगी, एक्स्ट्रा शाइनिंग करेगी। तो जहां से कोई चीज रिफ्लेक्ट होती है वहां चमक होती है, और जहां पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाए तो बहुत ज्यादा चमक होगी, ठीक है। तो अगर कहीं पर एक्स्ट्रा शाइनिंग होती है प्रकाश के डालने से, तो समझ लो वहां पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो जैसे आप देखते हैं कि जैसे कोई कांच का ग्लास टूटा हुआ है, दरार पड़ी है, और उसको सूर्य के प्रकाश में देखोगे तो पूरा कांच का ग्लास दिखेगा, लेकिन जिस पोर्शन में दरार पड़ी है वो ज्यादा चमकेगी। इसका मतलब है वहां से क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए वो ज्यादा चमक दिख रही है। तो जब ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे जाएं कि जहां पर अधिक चमक होगी वहां किसकी वजह से होगी, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ए पर नहीं होगा, बी बिंदु पर नहीं होगा, कहां पर होगा, सी बिंदु पर होगा। सी बिंदु पर क्या कंडीशन लग रही है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में सूर्य की मतलब प्रकाश की किरण जानी चाहिए,
जा रही है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। अब हम आपको एक चीज और समझाने वाले हैं कि अगर जिसका क्रांतिक कोण कम होगा, ध्यान समझना, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, जिसका क्रांतिक कोण कम होगा, क्रिटिकल एंगल कम होगा, क्रांतिक कोण कम होगा, वहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जल्दी होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जल्दी होगा, रिफ्लेक्शन जल्दी होगा, यानी आसानी से होगा। क्यों? जैसे मान लो हम यहां पर एग्जांपल लें, जैसे मान लो क्रिटिकल एंगल 50 है, तो रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए आपतन कोण 50 से ज्यादा होना चाहिए, 51 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी का क्रांतिक कोण 20 डिग्री है तो आपतन कोण अगर 21 डिग्री हो गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो 21 डिग्री का आपतन कोण प्राप्त करने में आसानी होगी, 51 डिग्री का आपतन कोण प्राप्त करने में थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो अगर आपतन को, अगर किसी का क्रांतिक कोण कम है तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जल्दी होगा। और जो हीरा होता है ना, डायमंड, हीरे का क्रांतिक कोण कम होता है, क्रांतिक कोण कम होता है, इसीलिए हीरे में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आसानी से होता है और हीरा ज्यादा चमकता है। समझ में आ गई बात? अब हम यहां पर एक चीज और समझाते हैं कि जैसे किसी का, अगर हमें क्रांतिक कोण निकालना है, हीरे का, कांच का, जल का, जिसका भी निकालना है, तो क्रांतिक कोण अगर निकालना है तो क्रांतिक कोण कब बनेगा? नहीं, तो दो मीडियम हो, किरण यहां से दूसरे मीडियम में जा रही हो, तो अगर क्रांतिक कोण हमें निकालना है, मान लो जल का वायु के सापेक्ष, मतलब एक तरफ यहां माध्यम जल है और एक तरफ माध्यम वायु है, तो क्रांतिक कोण हमें जल का अगर निकालना है, ठीक है, तो ये फार्मूला, इसको क्रांतिक कोण, इसको बोलेंगे साइन सी, क्रिटिकल एंगल। ये होता है 1/1, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो इसको लिख देंगे ए एन ए म्यू जी डब्ल्यू, सॉरी, क्यों? वाटर का निकाल रहे हैं, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। ठीक है, तो ये फार्मूला बनता है, वाटर का निकालना है वायु के सापेक्ष, मतलब वाटर हो गया डेंसर मीडियम, तो सघन माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? विरल माध्यम, और विरल माध्यम यहाँ क्या है? वायु है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि क्रांतिक कोण, अब आपको ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको जीएस में सब कैलकुलेट नहीं करना है, बस हम आपको केवल समझा रहे हैं इसका एप्लीकेशन कैसे, आप अप्लाइड क्वेश्चन कैसे करोगे। तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक में उल्टा संबंध होता है। तो अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक अधिक है तो क्रांतिक कोण कम होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? उल्टा संबंध है ना, तो क्रांतिक कोण कम होगा, यानी अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्रांतिक कोण होगा कम। क्रांतिक कोण, सॉरी ये ज्यादा है, इसको ऐसे बना दो, ज्यादा है मतलब ये ज्यादा है ऊपर, तो क्रांतिक कोण कम होगा, और क्रांतिक कोण जितना कम होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आसानी से होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आसानी से होगा। क्लियर? आगे बात समझ में? अब यहां पर क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं हम लोग, ये देख लो, यहां पर आप देखो, ठीक है,
पहले क्या होता है अपवर्तन, यहाँ पर ए बिंदु पर क्या हो रहा था अपवर्तन, ठीक है, और फिर सी बिंदु पर क्या हो रहा है अपवर्तन की जगह पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्यों? अपवर्तन कब होगा? जब दूसरे तरफ प्रकाश की किरण निकल जाएगी तो उसको कहेंगे अपवर्तन, और जब दूसरी तरफ न निकलकर उसी माध्यम में बैक हो जाए रिफ्लेक्ट होकर तो उसको कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहले अपवर्तन होता रहेगा और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा और एक बिंदु पर जाकर क्या होने लगेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट, यही तो था। हाँ, अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर। लिखा है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? जैसे ये एक कांच की बहुत पतली नली होती है, ठीक है, बहुत पतली होती है, यहाँ थोड़ी सी हम बड़ी बनाएंगे दिखाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें लाइट डाली जाती है, सिग्नल भेजा जाता है लाइट के माध्यम से। तो यहाँ से जाएगी तो यहाँ टकराएगी, टकरा के फिर लौट आएगी, फिर यहाँ जाएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ लौट आएगी। तो इस तरीके से ये यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं और ये दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो यहाँ से ये प्रकाश की किरण गई, यहाँ टकराई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ टकराई, टोटल इंटरनल, ऐसे करके ये चलती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सिद्धांत यहाँ काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। तो जितने भी दूर संचार में ऑप्टिकल फाइबर की लाइनें होती हैं, ठीक है, उनमें एनर्जी, सिग्नल की एनर्जी लॉस नहीं होती है, 100% जाएगी, 100% टकरा के लौटेगी। तो इस तरफ से जितना भेजा गया सिग्नल उतना इस तरफ मिलेगा, कोई सिग्नल का लॉस नहीं होगा। इसका मतलब है कि फोन अगर आप मिलाएंगे तो तुरंत मिल जाएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है? तो पूर्ण अभ्यांतर, अभ्यांतर मतलब आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश के रूप में भेजा जाता है ना, प्रकाश के रूप में भेजते हैं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम आता है। अभी यही तो समझाया। ये किस रूप में जा रहा है सिग्नल? ये लाइट के फॉर्म में जा रहा है, प्रकाश के रूप में जा रहा है, ठीक है, क्लियर, समझ आ रही बात? तो अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पहले देखो कि एंडोस्कोप काम कैसे करता है। तो पहले तो ये जान लो कि एंडोस्कोपी क्यों की जाती है। जैसे पेट के अंदर कोई बीमारी हो गई, अल्सर हो गया, पाचन संबंधी कोई समस्या है, ध्यान समझना जो मैं बता रहा हूं। तो कोई पाचन संबंधी बीमारी है, डाइजेस्टिव डिजीज है, पाचन संबंधी कोई समस्या है पेट में, और या कोई अल्सर हो गया, घाव वगैरह हो गया, तो ये हम देखें कैसे? तो डॉक्टर क्या करता है, पेट के अंदर एक पतली नली डालता है। ये हमारा जो फूड पाइप होती है उसके थ्रू इसको डाला जाता है और इसमें ये पाइप आती है, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से इस चीज को आपको समझना है, ठीक, ये पाइप आएगी, ठीक, और इसमें बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर होंगे, ऑप्टिकल फाइबर इसके अंदर पड़े होंगे, ठीक है, और यहां से लाइट डाली जाती है। क्या डाली जाती है? यहां से लाइट प्रवेश करती है, क्योंकि पेट के अंदर तो अंधेरा होगा ना, तो ये लाइट यहां पर आएगी और लाइट यहां ऐसे फैलेगी, ठीक है, और ये पेट के अंदर पहुंच गई नली। फिर इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी नली होती है और इसमें लगा होता है कैमरा, लेंस, ठीक है, ये लेंस लगा होता है और ये इस तरीके की बनी होती है, ये ऐसे। तो यहां पर लाइट पड़ी तो ये पेट के अंदर दिखने लगा, ठीक है, और फिर इसने जो लेंस लगा होता है कैमरे में, इसके ये इमेज खींचता है, इसका इमेज लेता है लाइट के फॉर्म, और लाइट यहां से प्रवेश करती है,
इसके अंदर, और ये मैं ऐसे बनाता हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो ये जाएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ ऐसे टकरा के बाहर आ जाएगा, और इधर से लाइट भेजी जाती है इस तरह। तो ये ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये जो इमेज पेट की होगी, पेट के अंदर की, वो यहाँ पर कैमरा लगा रहेगा, यहाँ पर टीवी जैसा लगा रहेगा, उसमें ये दिखेगा पूरा। तो यहाँ पर कोई सिग्नल लॉस नहीं होते। तो इसमें क्या यूज किया जाता है इंडोस्कोपी में, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा। और तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहां करते हैं, एंडोस्कोपी में। एंडोस्कोपी, डॉक्टर पेट के अंदर का इमेज देखता है, लाइव उसको देखता है बाहर कि क्या चल रहा है। तो इसमें क्या यूज किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा सिद्धांत काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इंडोस्कोपी में, इंडोस्कोपी बेसिकली किस पर आधारित है, ऑप्टिकल फाइबर पर। और ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। सकल, देखिए सकल मतलब किसी का फोटो नहीं, सकल का मतलब होता है टोटल। ठीक है, तो जब ऐसा कोई टर्म मिल जाए तो आप इंग्लिश वाला पढ़ लीजिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, तो इंडोस्कोपी समझ में आ गया। अब जो मृग मरीचिका है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बनती है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो ये ऑप्शन दिया तो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कैसे बनती है, मृग मरीचिका कैसे बनती है, ये रेगिस्तान में घटना होती है। ये अस्तित्व विहीन जलाशय, ये क्या होता है, अस्तित्व विहीन जलाशय, अस्तित्व विहीन जलाशय, यही है मृग मरीचिका, मिराज। इसमें क्या होता है, जैसे रेगिस्तान में हिरन यहां पर खड़ा और गर्मी का समय है, तो दूर कहीं ये जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नहीं ये ऑब्जेक्ट, ये क्या कहते हैं, ये जो देख रहा है ना, और ये दूर कहीं पर एक पेड़ खड़ा है रेगिस्तान में, ठीक है, और इस पेड़ की छाया यहां पर बन रही है नीचे, उल्टी इसकी छाया बन रही। तो ये हिरन यहां से देखता है, इसको लगता है कि यहाँ पानी भरा है, यहाँ पानी भरा है, और उस पानी में इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये हिरन को लग रहा है। लेकिन यहाँ वास्तव में पानी नहीं है, यहाँ है बालू। ऐसा कैसे होता है देखो, तो इसको बहुत अच्छे से मैं समझाता हूं। जैसे ये सूरज है, सूरज की किरणें यहां से चली, ठीक है, ये किरणें यहां धरती पर आई और यहाँ की बालू को गर्म किया, तो यहाँ की बालू हुई गर्म। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ बालू गर्म हो गई, तो इसकी जो सरफेस है धरती की वो बहुत गर्म हो गई, ये इसका जो सतह है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे सतह से ऊपर जाएंगे तो ये कम गर्म होगा, ये कम गर्म होगा, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ये गर्म कम होगा, और नीचे जो धरती है वो ज्यादा गर्म हो जाएगी। समझना बहुत ध्यान से, यही सारा कॉन्सेप्ट है। ये कम गर्म है, इसका मतलब नीचे वाला ज्यादा गर्म है, गर्मी पाकर ये फैल जाएगी वायु। तो ये वायु जब फैल जाएगी तो यहां पर ये कैसी हो जाएगी, विरल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी, नीचे हो जाएगा विरल, और ऊपर गर्म कम है यानी थोड़ा सा ठंडा है, तो ये वायु के कण ऊपर वायुमंडल में नजदीक हो गए, यानी ये होगा सघन। तो अब ये प्रकाश की किरण सघन से विरल में आ रही है, सघन से विरल में आ रही है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पहली कंडीशन को फुलफिल कर रही है, सघन से विरल माध्यम में आनी चाहिए, सघन से विरल में आ रही है प्रकाश की किरण, ठीक है। और जैसे यहां आएगी, जहां से टकराएगी वहीं से लौट जाएगी, इस तरफ नहीं आएगी पूरी। तो ये, सॉरी ऐसे समझो, हाँ, ये
सगल से बिरल में आई, यहाँ टकरा के लौट गई, तो पूरी की पूरी लौट गई। यहाँ से आई 100% और टकरा के लौट भी गई 100%। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चमक पैदा होगी, ऐसा लगे जैसे पानी भरा है, यहाँ पानी भरा है। तो ये पेड़ का जो प्रतिबिंब है नीचे दिखेगा, तो हिरन को ये दिखेगा यहाँ पानी भरा है, तो ये यहाँ से दौड़ेगा और ये भागता हुआ आएगा पानी पीने के लिए, तो यहाँ से लगाएगा दौड़, ठीक है। लेकिन जैसे ही थोड़ा नजदीक पहुंचेगा तो ये पानी यहाँ से हट के दूर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो याद करो, हमने ए बी सी 3 बिंदु बताए थे, तो सी बिंदु पर क्या हो रहा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जैसे थोड़ा नजदीक जाएंगे तो ये सी बिंदु हटके और दूर चला जाएगा, तो ये दौड़ता रहेगा पानी की तलाश पे, पानी दूर हटता रहेगा। एक्चुअल में पानी था ही नहीं, वो क्या था, भ्रम था। तो पानी की तलाश में भागता रहेगा, पानी इसको मिलेगा नहीं, और ये ऐसे भागते भागते क्या कर देगा, अपनी जान दे देगा, ठीक है, ये जान दे देगा। तो इसको कहते हैं मृग की मरीचिका, क्या बोलते हैं, मृग बेचारा जान दे देता है, ठीक है। तो ये इसको भ्रम हो जाता है। तो इसने तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा नहीं बेचारे ने, अगर ये इसको पता होता तो कहता अच्छा ये हमको बेवकूफ बना रहा है, पानी है नहीं, वो नहीं। तो कभी कभी हम लोग गर्मी के मौसम में दोपहर में धूप हो और बाइक चलाते हुए जा रहे हो रोड पर, तो थोड़ा दूर आप देखोगे रोड पर ऐसा लगेगा पानी भरा है और पेड़ का प्रतिबिंब दिखेगा, उसमें चमक रहा होगा, लेकिन जब आप बाइक वहां तक पहुंचोगे तो वहां नहीं होगा, वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये भ्रम होता है। तो ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लास को चलते चलते हो गया है 51 मिनट, तो क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए क्लास को यहीं पर रोकते हैं। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो क्लास कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरा यहाँ पर प्रयास है कि आप आंसर न रटे, कॉन्सेप्ट को सीखें और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, ठीक है, और अप्लाई करें तो आप इसके आंसर बड़े आसानी से दे लोगे और आपका चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसे ही डिटेल में आपको जीएस के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप प्ले स्टोर से राविन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको जीएस डिटेल में मिल जाएगी। और इसका पीडीएफ लेने के लिए जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस तरह हम लिखेंगे नहीं, हमें पीडीएफ मिल जाए, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाएंगे, वहां पर यूट्यूब स्टडी मटेरियल नाम का एक फोल्डर होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे और ये आपको पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी। सीधे आप प्रिंट आउट निकालिए, अपना नोट्स बनाइए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।